हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं जैक द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है 2021-22 परीक्षा के लिए, उसके बारे में हम फुल सॉल्यूशन को देखेंगे और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी करेंगे। इस सेट में दिया गया सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली जो एग्जाम है आपको ये प्रश्न यहीं से उठा करके दिया जा सकता है। तो आप इसे बहुत ही अच्छे से पढ़े और इसका तैयारी अच्छे से करें। देखिए, इस वीडियो में हम सेट 3 को देखेंगे। ठीक है, ये साइंस का सेट 3 है और इससे पहले मैं सेट 1 और सेट 2 का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो चलिए फटाफट से हम सेट 3 को भी देख लेते हैं। देखिए, ये क्लास 10th के लिए है, सब्जेक्ट साइंस है, समय आपको 1.5 घंटा दिया जाता है और टोटल ये 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। कुल 40 प्रश्न है, इसमें प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प को आपको चयन करना है। ठीक है, गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो चलिए फटाफट से हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो अगर आपका आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो उस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी देखिए, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 54 का आधा कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी हो जाएगा आपका 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो कहां पे रखा जा सकता है या रखा गया है, वो आपका होगा वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो बीम को आपको अवतल दर्पण के सामने कहां रखना होगा, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है आपका गाड़ी के साइड लाइट मिरर में, नहीं इसमें तो उत्तल दर्पण, गाड़ी के हेडलाइट में। चलिए, ये आपका सही है, गाड़ी के हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। अपना चेहरा देखने के लिए इसमें तो आप समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी में तो इसमें तो लेंस का प्रयोग होता है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना है। तो ये आपका कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, इसमें इस तरह का कोई स्लिप रहता है। ठीक है, और इसमें कोई भी किरण एक माध्यम से ऐसे आएगी और इसको तो जाना चाहिए सीधा ऐसे। ठीक है, पर ये क्या होता है कि ये थोड़ा सा बैंड हो जाता है, ये ऐसे जाता है और ऐसे निकल जाता है। ठीक है, तो ये विचलित हो जाता है अपने मार्ग में, तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है 6 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होगी, तो वो है आपका वायु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो वो कहाँ है आपका, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, देखिए उत्तल लेंस के सामने अगर आप प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में आप किसी वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आवर्धित रहेगा और सीधा, आवर्धित यानी कि बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है आपका डायोप्टर। ठीक है, सेट 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो आवर्धन उतना ही होगा जितना गुना ये बड़ा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ 3 गुना है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये 3। ठीक है, ये न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको जरूर प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, दृष्टि पटल में, यानी कि रेटिना में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। तो ये है आपका निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष में आपको अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यही अगर आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ देता कि दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाता उत्तल लेंस। ठीक है, तो
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है आपका अनंत, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर आपको घुमा के पूछता कि समान नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है तो आपका हो जाता 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दूर बिंदु पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अनंत। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। तो जैव प्रक्रम देखिए यहाँ दिया हुआ है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, संवहन, ये सभी आपका जैव प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। तो जैव प्रक्रम में जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, तो वो आपका श्वसन से मिलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधीयता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है जितने भी चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना आपका संयोजन अभिक्रिया होता है, क्योंकि इसमें एडिशनल चीज ऐड हो जाता है। जैसे कि लोहे में जंग लगना, तो लोहा में यानी कि एफी में, फेरस में आपका हाइड्रोजन जुड़ सकता है, वाटर जुड़ सकता है, ऑक्सीजन जुड़ सकता है। तो जंग लगना आपका कैसा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो उपचयन बोला है यानी कि जिस पदार्थ में आपका ऑक्सीजन जुड़ जाएगा वो उपचयन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ जिंक ऑक्साइड है और ये कार्बन है। कार्बन में देखिए ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखिए जिंक अलग हो जा रहा है, तो यहाँ देखिए कार्बन का उपचयन हो रहा है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया ना, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, तो ये आपका कार्बन का उपचयन हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं, जो संतुलित हो जाएगा या जो बैलेंस होगा उसे हम टिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 Ag है, तो इधर भी आपका 1 Ag है, नाइट्रोजन 1 है इधर, इधर भी देखिए 1 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन इधर है, तो इधर भी देखिए 3 ऑक्सीजन, 1 सोडियम 1 सोडियम, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और इन सभी को जब आप चेक करिएगा तो ये आपका संतुलित नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो जब लौह चूर्ण पर आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो रंगीय सूचक की तरह व्यवहार कौन करता है आपका, तो वो है आपका लिटमस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर जिस लवण का प्रयोग करते हैं वो है आपका CaSO4 × ½ H2O, यानी कि 21 का सी आंसर हो जाएगा आपका सही, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी यही होगा, जो आंसर इसमें है यही आंसर इसमें भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन को घुमा घुमा के देता है। देखिए यहाँ भी आंसर आपका सेम है, यहाँ भी सेम है, और बहुत सारे क्वेश्चन सेट में ऐसे दिए गए हैं जो कि रिपीट है, ठीक है। तो आप अच्छे से इस सेट का तैयारी कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रिपीट ही होते रहता है। जो पिछले साल आएगा, उससे पिछले साल, वो क्वेश्चन आपको अगले साल भी दे सकता है। तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए यहाँ समीकरण दिया गया है, यहाँ देखिए H2 + O2 यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, देखिए वाटर बना रहा है। तो यहाँ देखिए दो यहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, संयोजन अभिक्रिया, यानी कि एडिशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों खट्टे फल में आपका पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। चलिए आगे देखते हैं, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा। तो दोस्तों इस विलयन में होता है आपका HCl, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा। तो इसका जो pH होगा वो होगा आपका 2, ठीक है, क्योंकि नीले लिटमस को ये क्या कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है, यानी कि ब्लू को रेड कर दे रहा है। तो ब्लू को रेड कौन करता है, एसिड, जो कि आपका 2 है। देखिए 11 तो आपका क्षारक में है, 8 आपका क्षारक के साइड है, 7 आपका उदासीन होता है, तो 2 है आपका अम्लीय होता है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है। तो किस अंग में भोजन का पाचन करेगा, तो वो हो जाएगा आपका खाद्य रिक्तिका। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है। तो आपका करता है पित्त, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पित्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है, निम्नलिखित में
किस जीव में प्राणी संभोजी पोषण होता है? तो वो होता है आपका अमीबा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में आपके 4 कोष्ठक होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? तो देखिए यहाँ पे क्षारीय लिखा है, लेकिन ये आपको पढ़ना है क्षारीय। ठीक है, अम्लीय क्षारीय जानते हैं ना, तो ये आपका है क्षारीय। तो कौन करता है? पीत करता है। पीत पित्ताशय से निकलने वाला रस होता है, जो कि टेस्ट में बहुत ही कड़वा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई आपका होता है वृक्काणु। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन आपका सेट 1 में भी पूछा गया था। कितना सारा रिपीटेशन हो रहा है क्वेश्चंस का, इस बात को आप जरूर याद रखें। ठीक है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? तो कौन सा ऐसा कार्य है? देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है? जल के अवशोषण एवं जल से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरी मुखी गति में सहायक। तो देखिए ये काम करता है वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि पेड़ के जितने भी भाग से पानी जाते हैं, ठीक है, खनिज लवण जो भी जाते हैं वो पत्तों में जाते हैं और पत्तों से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये आपका है, ये होता है। ठीक है, यह पौधों में ताप का नियमन करता है, यानी कि ये ताप को नियत रखता है। देखिए वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पेड़ पौधों का ताप बना रहता है। देखिए सी में क्या दिया है? यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है। तो ये भी ऑप्शन है, ये होता है आपका वाष्पोत्सर्जन में। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है? यह भोजन का संवहन करता है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। देखिए वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में यह काम नहीं होता। देखिए भोजन का जो संवहन है वो आपका फ्लोएम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 33 का। ठीक है, आप एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, जो जाइलम होता है वो जाइलम जल का परिवहन करता है किसी भी पेड़ पौधे में। ठीक है, और फूड का परिवहन फ्लोएम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? तो एक लिंगी पौधा आपका कौन है? पपीता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो ये जो चित्र दिया है, देखिए यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है मुकुलन। ठीक है, तो दिया गया चित्र मुकुलन को दर्शाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो वो आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो देखिए मादा मतलब होता है स्त्री, तो यहाँ पे स्त्री का जनन भाग कौन सा है? तो देखिए गर्भाशय है। गर्भाशय आपका स्त्री का जनन भाग होता है, यानी कि मादा का जनन भाग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? तो देखिए ये है आपका नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा आपका सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सके, जिसका रिसाइकिल होते रहता है। ठीक है, तो वो है आपका सौर ऊर्जा। बाकी बात देखिए ये पेट्रोल, सीएनजी, कोयला, ये सभी ऊर्जा एक बार उपयोग के बाद ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सौर ऊर्जा आपका खत्म होने वाला ऊर्जा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, ये इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो कौन है ये आपका? ये हो जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, बाकी बात कोयला, गोबर गैस, लकड़ी, ये सभी आपका जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आशा है मुझे आप लोगों से कि इस सेट का सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छे मार्क्स स्कोर करने में जरूर हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और इसके माध्यम से आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। स्टूडेंट्स, आपका कमेंट का हमें बहुत इंतजार रहता है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आपको अगर किसी चीज पे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सेटिस्फाई करूं और इस वीडियो को अपने सर्किल में जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे बच्चों को हेल्प मिलेगी। अभी स्टूडेंट्स को तैयारी की बहुत ही जरूरत है ताकि वे अपने उज्जवल भविष्य के लिए उज्जवल रिजल्ट पाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए सेट के साथ। तब तक के लिए बाय। आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करें एग्जाम का।